अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं असना फ़ातिमा आप लोगों का खैर मक़दम करती हूँ अल्फैज़ एजुकेशन चैनल पर। आज हम नवी जमात का साइंस और टेक्नोलॉजी का जो 8वां सबक है फ़ायदेमंद और नुकसानदा खुर्दबीनी जानदारों के बारे में देखेंगे। यहाँ पर फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार है लैक्टोबैसिलाई, राइज़ोबियम और ख़मीर। उसी तरीके से नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार है क्लॉस्ट्रीडियम और दूसरे खुर्दबीनी जानदार। तो इनकी डिटेल्ड स्टडी हमें देखनी है। ये चैप्टर 9th क्लास के साथ साथ आप लोगों की 10th में भी इसका कंटिन्यूएशन है और उसी तरीके से 12th के अंदर भी जो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है इसके अंदर भी आप लोगों को दिया गया है। तो आप लोग इसके गौर से इसे देखें और अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लफ्ज़ है खुर्दबीनी जानदार। खुर्दबीनी जानदार यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो जानदार जो हमें सादी आँख से नज़र नहीं आते, इन्हें हम खुर्दबीनी जानदार कहते हैं। जैसा कि वायरसेस है, बैक्टीरिया है, ये तमाम चीज़ें हमें नज़र नहीं आती, हमें इन्हें देखने के लिए खुर्दबीन का इस्तेमाल करना होता है, इसलिए हम इन्हें खुर्दबीनी जानदार कहते हैं। अब यहाँ पर है फ़ायदेमंद और नुकसानदा, यानी कुछ खुर्दबीनी जानदार फ़ायदेमंद भी हैं और कुछ नुकसानदा है। फ़ायदेमंद यानी जिससे हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बढ़ती हुई आबादी के साथ बहुत सारे मसाइल जो है वो पैदा हो रहे हैं। आलूदगी का मसला है, उसी तरीके से जो कचरा है तो वहाँ पर कचरे की सफाई किस तरीके से करनी है और जो गीला कचरा है और सूखा कचरा है इसमें कौन से खुर्दबीनी जानदार का इस्तेमाल होता है और उससे खाद तैयार की जाती है। उसी तरीके से सीवेज जो है या जो गंदा पानी है इसकी नक्काशी किस तरीके से करना है, इसमें भी खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल किया जाता है। नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार यानी वो हैं जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां लाक होती हैं, जैसा कि एड्स है, कॉमन फ्लू है, टीबी है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं। कौन सा खुर्दबीनी जानदार इनके लिए ज़िम्मेदार है वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए सबक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार, यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर आपको लैक्टोबैसिलाई दी गई है। फिगर आप गौर से देखें, ये है लैक्टोबैसिलाई। एक्टिविटी आपको क्या करनी है, ताज़ा छाछ का एक ख़तरा स्लाइड पर लीजिए। इस ख़तरे की बेहद पतली तह बनाइए। इस पर मिथिलीन ब्लू नामी मज़हर का एक ख़तरा डालकर कवर स्लिप रखिए। पहले खुर्दबीन के 10 मल्टीप्लाई अदसे के ज़रिए, इसके बाद ज़्यादा तकबीरी अदसे के ज़रिए इसका मुशाहिदा कीजिए। तो अपन ने क्या करना है, छाछ का एक ख़तरा लेना है, स्लाइड पर रखना है। मिथिलीन ब्लू नामी मज़हर यानी मिथिलीन ब्लू एक किस्म का एक इंडिकेटर है, वो डालना है और उसके बाद मुशाहिदा करना है। तो हमें नीलगू सलाख नुमा जानदार हरकत करते हुए दिखाई देते हैं, जैसा कि आप शक्ल में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो शक्ल है ये है लैक्टोबैसिलाई, यानी छाछ के अंदर हमें ये लैक्टोबैसिलाई जरासीम जो है वो नज़र आते हैं। अब इसका शेप आप देखिए, ये सिलेंड्रिकल शेप के हैं, यानी इनकी शक्ल मुस्ततीली होती है। लैक्टोबैसिलाई गैर ऑक्सीजनी जरासीम है। गैर ऑक्सीजनी है यानी ऑक्सीजन के बगैर भी तवानाई पैदा करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है एरोबिक और एन एरोबिक होते हैं। एरोबिक यानी जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसे हम हवाबाज भी कहते हैं ऑक्सीजनी, और गैर ऑक्सीजनी यानी एन एरोबिक है, यानी ये ऑक्सीजन के बगैर भी तवानाई पैदा करते हैं। तो जहन में रखिए लैक्टोबैसिलाई ये क्या है, जरासीम है। अब यहाँ पर आप लोगों को है दूध से दही किस तरह तैयार करते हैं, इस अमल में क्या होता है। तो हम जानते हैं कि क़दीम ज़माने से ही क्या है, दूध से मुख्तलिफ़ अशिया बनाई जाती है, जैसा कि दूध से दही है, यहाँ पर बटर है, चीज़ है, मक्खन है, पनीर है, मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया बनाई जाती हैं। तो दूध से दही किस तरीके से बनाते हैं, क्या कैसे अमल होता है, ये देखेंगे हम। लैक्टोबैसिलाई, अभी जो हमने बैक्टीरिया देखा था उसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलाई। ये क्या करती है, दूध की लैक्टोज शक्कर को अमले तख़मीर के ज़रिए लैक्टिक एसिड में तब्दील करती है। याद रखें, ये जो लैक्टोबैसिलाई दूध में कुदरती तरीक़े से मौजूद होती है, ये लैक्टोज शक्कर को लैक्टिक एसिड में तब्दील करती है, इसलिए दूध का पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
पीएच कम होने की वजह से दूध में जो प्रोटीन मौजूद होता है वो जम जाता है। प्रोटीन का जमना इसे हम कोआगुलेशन कहते हैं। आप देखते हैं कि जो दूध होता है वो कैसा है, पतला है, और जब दही है तो वो कैसा है, कोआगुलेट है, यानी कि वो जमा हुआ है, गांठें हमें नज़र आती हैं, जिसके नतीजे में दूध की प्रोटीन दूसरे अज्जा से अलग हो जाती हैं और इसे ही दूध का दही में तब्दील होना कहते हैं। यानी क्या हुआ है, दूध की लैक्टोज शक्कर की तखमीर होकर वो लैक्टिक एसिड में तब्दील हो गया है, इसकी पीएच कम हो गई है और प्रोटीन जो है वो जम गई है और मुख्तलिफ अज्जा अलग हो गए हैं, ये लैक्टोबैसिलाई की वजह से। और अब आप देखेंगे क्या बन गया है, लैक्टिक एसिड बन गया है। लैक्टिक एसिड क्या है, ये तेज़ाब है, यानी तेज़ाब है तो इसका मतलब उसमें खटास पैदा होगी, खटास है इसका मतलब क्या है, वो दही में कन्वर्ट हो गया। इसका पीएच कम होने की वजह से दूध में मौजूद नुकसानदा जरासीम हलाक हो जाते हैं। यानी कहा जाता है ना कि ज़्यादा दूध की बजाय हमें क्या है, दही है, मक्खन है, पनीर है, ये चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दूध के अंदर जो नुकसानदा जरासीम है वो क्या हो जाते हैं, पीएच कम होने की वजह से, तेज़ाबियत की वजह से हलाक हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं प्रोबायोटिक्स के बारे में दिया गया है। आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है प्रोबायोटिक दही और दूसरी खुर्दनी अशिया, इनकी क्या हकीकत है। ऐसी ग़िज़ा में लैक्टोबैसिलाई जैसे फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोबायोटिक्स में कौन से खुर्दबीनी जानदार इस्तेमाल किए जाते हैं, लैक्टोबैसिलाई। और इन अशिया की जिस्मानी सेहत के लिए इफ़ादियत की वजह है कि ये खुर्दबीनी जानदार ग़िज़ा के ज़रिए क्लॉस्ट्रीडियम जैसे मुज़िर जरासीम को हलाक करते हैं और हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत में इजाफ़ा करते हैं। यानी क्या कहा जा रहा है कि हमें रेगुलरली प्रोबायोटिक्स जो है वो लेना चाहिए। यानी क्या लेना चाहिए, जैसा कि दही। तो दही अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, जो भी ग़िज़ा के ज़रिए मुज़िर जरासीम जैसे क्लॉस्ट्रीडियम कहते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और हमारी इम्यूनिटी जो है, क़ुव्वत मदाफ़ियत, बीमारियों से लड़ने की सलाहियत जो है वो बढ़ जाएंगी। कहा जाता है ना कि रेगुलरली अगर क्या है, हम 1 कटोरी दही का अगर इस्तेमाल करें तो 100 साल से ज़्यादा उम्र हो जाती है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन आप प्रोबायोटिक्स के बारे में है, या आपकी किताब में नहीं है लेकिन आप इसकी इन्फॉर्मेशन रखें। प्रोबायोटिक्स यानी क्या है, ये अशिया भी दूध से हासिल होती है लेकिन इनमें फ़ाल बैक्टीरिया होते हैं, यानी कारामद बैक्टीरिया है। कौन से है वो बैक्टीरिया के नाम, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस कैसी, बायोफिडोबैक्टीरियम, बाइफिडम वगैरह। ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया फ़ाल है, क्या काम करते हैं। ये बैक्टीरिया इंसान की जिस्म की जो आंत है, आंत में खुर्दबीनी जानदारों को मुतवाज़न रखते हैं, यानी ग़िज़ा के हाज़मे में मदद करने वाले खुर्दबीनी जानदारों में इजाफ़ा करते हैं। और जो नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार है, कौन था वो, क्लॉस्ट्रीडियम, इसे ख़त्म करते हैं। तो कौन से हैं प्रोबायोटिक्स, योगर्ट है, कैफिर है, जो बकरी का दूध जिसे कहते हैं हम, गोभी का अचार है, डार्क चॉकलेट, मैसू सूप, अचार, कॉर्न सिरप, मसनवी मिठास, खुर्दबीनी काई, स्पिरुलिना, क्लोरेला, नीलगू सब्ज़काई, समंदरी ग़िज़ाएँ, ये मुख्तलिफ़ शक्लों में प्रोबायोटिक्स अशिया दस्तयाब हैं। यानी ये तमाम अशिया जो जिनकी मिसालें दी गई हैं, ये तमाम प्रोबायोटिक्स है। आजकल इनकी इतनी अहमियत क्यों बढ़ गई है, इसकी वजह ये है कि ये प्रोबायोटिक्स हमारे ग़िज़ा की नाली में मुफीद खुर्दबीनी जानदार पैदा करके दीगर खुर्दबीनी जानदार और इनके तहव्वुल के अमल पर काबू रखते हैं। यानी मुफीद खुर्दबीनी जानदार हमारे जिस्म में पैदा करते हैं और ये मुफीद खुर्दबीनी जानदार ग़िज़ा के हाज़मे में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और तहव्वुल के दौरान जो भी मुज़िर अशिया बनती है, जो भी नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार बनते हैं, इनको ये ख़त्म करते हैं। एंटीबायोटिक्स की वजह से ग़िज़ाई नाली के मुफीद खुर्दबीनी जानदार नाकारा हो जाते हैं। अब एंटीबायोटिक्स क्या है, जैसे कि हमें क्या है, बुखार हो गया है या और दूसरी कोई बीमारी हो गई तो डॉक्टर हमें गोलियां लिख कर देता है, तो ये है एंटीबायोटिक्स। तो वो एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से
हमारे जो ग़िज़ाई नाली के अंदर जो मुफीद खुर्दबीनी जानदार हैं वो नाकारा हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, फ़ाल नहीं करते। तो इनको दोबारा फ़ाल करने के लिए हम प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। पेचिश के इलाज और मुर्गियों के इलाज के लिए आजकल प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब लैक्टोबैसिलाई जरासीम के इस्तेमालात देखिए। नंबर 1, दूध की तख़मीर के ज़रिए। यहाँ पर दूध से दही, छाछ, घी, पनीर, चीज़, श्रीखंड ये तैयार किए जाते हैं। सिडार, कोको, तरकारियों के अचार और दूसरी चीज़ें बड़े पैमाने पर तैयार करने में भी लैक्टोबैसिलाई जरासीम का इस्तेमाल करते हैं। हज़मी निज़ाम के अफ़ाल में बिगाड़ पैदा हो जाए, किसी किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो लैक्टोबैसिलाई और दूसरे खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए इलाज किया जाता है। गाय भैंस को जो तख़मीरी ग़िज़ा दी जाती है, इसमें लैक्टोबैसिलाई के ज़रिए ही ख़मीर पैदा किया जाता है। और शराब और पाव बनाने के लिए भी जो तख़मीरी अमल है, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, इसमें भी हम लैक्टोबैसिलाई का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हमने लैक्टोबैसिलाई जरासीम के इस्तेमालात देखे हैं। इसके बाद हम देखेंगे राइज़ोबियम। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है, हमबाश जरासीम है। अब ये राइज़ोबियम होता क्या है? तो सबसे पहले आप ये याद रखें कि जो भी फलीदार पौधे होते हैं, मेथी है, मूंगफली है, सोयाबीन है, तो इनके जड़ों के अंदर जो है वो राइज़ोबियम बैक्टीरिया होते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को एक एक्टिविटी दी गई है, आप उसे पढ़िए। यहाँ पर फिगर पे देखिए, सोयाबीन की जड़ पर जिस तरीके से गांठें दी गई है और इन गांठों के अंदर जो है वो कौन रहता है? राइज़ोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। याद रखिए क्या कहा जा रहा है? जो भी फलीदार पौधे हैं, जैसा कि अगर सपोज़ करें हम मूंगफली का पौधा है, इसकी जड़ों में गांठें होती हैं और उन गांठों में कौन होता है? राइज़ोबियम बैक्टीरिया होता है। तो ये राइज़ोबियम फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? आइए देखते हैं। राइज़ोबियम की अहमियत क्या है, इनकी रोल क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? तो हमने कहा है कि जो भी फलीदार पौधे हैं उनकी जड़ों की गांठों में जो राइज़ोबियम बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं? हवा की नाइट्रोजन को लेते हैं। अब याद रखिए ये प्रोसेस, प्लांट जो है, पौधे जो है वो डायरेक्टली हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। आ गया समझ में? तो जो जड़ों के अंदर ये जो राइज़ोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे? हवा की नाइट्रोजन को लेंगे, उसे नाइट्रेट, नाइट्राइट्स और अमाइनो एसिड जो भी है वो तैयार करेंगे और फिर इसे किसे देंगे? मिट्टी के अंदर ये फैला देंगे। तो मिट्टी में जो ये तमाम चीज़ें जो है वो सिंपल फॉर्म में आ गई नाइट्रेट, नाइट्राइट्स के, तो ये पौधे जो है इसे क्या करेंगे? जज़्ब करेंगे। तो पौधों की ग्रोथ होंगी, इनकी फसल जो है वो क्या हो जाएंगी? पैदावार में इजाफा होगा। ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब किसको फ़ायदा हुआ यहाँ पर? पौधे को फ़ायदा हुआ, यानी पौधे को जो है नाइट्रेट, नाइट्राइट जो है वो रेडीमेड मिल गई। इसके जो फ़ायदा है, यानी जो राइज़ोबियम बैक्टीरिया है, इसके बदल में इसको क्या फ़ायदा है? तो राइज़ोबियम बैक्टीरिया को एक तो जड़ों के अंदर गांठों में जो है वो रहने को जगह मिल गई और दूसरी ये है कि पौधों से कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में तवानाई क्या कर रहे हैं? हासिल कर रहे हैं। इस तरह हम देखेंगे कि बाहमी फ़ायदा है। बाहमी फ़ायदा यानी प्लांट को भी फ़ायदा हुआ और राइज़ोबियम को भी क्या हुआ? जो राइज़ोबियम बैक्टीरिया है उनको रहने को भी जगह मिल गई और उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में वो तवानाई को भी जज़्ब कर रहे। तो जब दोनों को फ़ायदा होता है, इस तरह के एसोसिएशन को हम सिम्बियोटिक एसोसिएशन कहते हैं, यानी हमबाशी, सिम्बियोटिक एसोसिएशन। यहाँ पर आपको था ना, यहाँ पर हमबाश जरासीम, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। तो सिम्बियोसिस कहते ही किसे हैं? जब दो पार्टनर को एक दूसरे से क्या हो? फ़ायदा हो, इसे हम सिम्बियोसिस कहते हैं। जैसा कि एक क्या है, एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है कि अगर एक मगरमच्छ है और वो मगरमच्छ क्या करता है? मछलियाँ वगैरह खाता है और उस मछलियाँ खाने की वजह से उसके दांतों में जो है वो मछलियों के कांटे जो है वो अटक जाते हैं। तो मगरमच्छ क्या करता है? साहिली इलाके पर आकर अपना मुंह खोलकर वो बैठ जाता है। तो एक चिड़िया आती है और उसके मुंह से पूरे जितने भी कांटे अटके हुए हैं
वो पूरे निकाल लेती है। तो इस तरीके से मगरमच्छ का भी क्या है फ़ायदा है कि उसका भी मुँह साफ़ हो गया और दूसरा जो है वो चिड़िया को भी ग़िज़ा मिल गई। इस तरीके से दोनों को भी क्या हो गया है, फ़ायदा हो गया है। जब दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा होता, इसे हम क्या कहते हैं, सिम्बियोसिस। अब यहाँ देखें कि राइजोबियम हवा की नाइट्रोजन से नाइट्रोजनी मुरक्कबात बनाते हैं, यानी हवा से राइजोबियम ने नाइट्रोजन लिया और इसे नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया। लेकिन नाइट्रोजन के तायुन के लिए इन्हें मटर, सोयाबीन, सेम और दूसरी दालों और फलीदार पौधों की मेज़बान के तौर पर ज़रूरत होती है। यानी कि अगर ये राइजोबियम को हम डायरेक्ट मिट्टी में छोड़ दें तो मिट्टी में छोड़ने के बाद ये हवा से नाइट्रोजन वगैरह लेकर उसे नाइट्रेट नाइट्राइट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इनको जो है वो मटर की, सोयाबीन की या दूसरी जो भी दालें हैं उनकी जड़ों की ही ज़रूरत है, यानी इनको मेज़बान के होस्ट की ज़रूरत होती है। राइजोबियम के ज़रिए तैयार होने वाले नाइट्रोजनी मुरक्कबात की वजह से दालें, फलियाँ प्रोटीन का बेशकीमती ज़रिया बनते हैं। तो इसी वजह से क्या है कि ये जो प्लांट है, दालें जो है, उन्होंने क्या खूब नाइट्रेट और नाइट्राइट को क्या कर लिया है, जज़्ब कर लिया है। और इस वजह से इनके अंदर, ये पौधों के अंदर प्रोटीन जो है वो ज़्यादा मकदार में पाई जाती है। तो यही वजह है कि दालों में, फलियों में प्रोटीन क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बनती है और अमाइनो एसिड जो है वो नाइट्रोजन से बनते हैं। यानी डायरेक्टली जो प्रोटीन बनने का ज़रिया है वो क्या है, नाइट्रोजन है। फलीदार पौधों की फसल निकालने के बाद ख़ास तौर पर इनकी जड़ें और पौधों के कुछ हिस्से मिट्टी में मिलाकर जरासीम का तनासुब कायम रखा जाता है। राइजोबियम की वजह से कीमियाई खादों का इस्तेमाल कम होने से इन खादों के मुज़िर असर से बचा जाता है। खाद पर खर्च कम होने से काश्तकार को फ़ायदा होता है। अब याद रखें कि किसान आजकल क्या कर रहे हैं कि अगर एक साल खेत के अंदर फलीदार पौधों की फसल कर लिए, यानी कि एक साल तक पूरे, आप देखते हैं कि जो सेम की फली है वो किसान क्या करता है, एक साल पूरे खेत पर उगा देता है और फिर निकालने के बाद जो है दूसरे साल उसमें है तो अनाज की फसल उगाता है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, मिट्टी के अंदर जो है राइजोबियम ने पहले ही नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट नाइट्राइट जो है वो ऐड कर दिया है, यानी कि मिट्टी के अंदर मिट्टी ज़रख़ीज़ हो गई है। राइजोबियम की वजह से अब कीमियाई खादों की ज़रूरत पड़ी कि नहीं, ऑलरेडी मिट्टी के अंदर जो है नाइट्रेट नाइट्राइट जो है वो वाफर मकदार में मौजूद है। इस वजह से अब उसे खाद भी देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि काश्तकार को फ़ायदा हो रहा है। तो कोई कोई किसान क्या है, अल्टरनेट भी लगाते हैं, यानी कि पहले एक साल फलियों के, दालों के जो है वो पौधे लगाएंगे, उसके बाद फसलें उगाएंगे, फिर इसके बाद दालें लगाएंगे, फिर फसलें उगाएंगे। इस तरीके से करने से क्या होगा, पैदावार में इजाफा होगा। या ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर एक रो यानी एक क़तार तय की लगाई जा रही है, फसलों की है, तो फिर एक क़तार में क्या है, जो दालें हैं वो लगा सकते हैं। फिर एक क़तार में है तो आप अनाज लगाइए, दूसरी क़तार में आप दालें लगाइए। इस तरीके से दालों की वजह से जो राइजोबियम उनकी जड़ों में मौजूद है वो मिट्टी की ज़रख़ीज़ी को क्या है, बढ़ाएंगे और खाद पर जो खर्च है वो कम होगा और काश्तकार को इससे फ़ायदा होगा। आजकल बोने से क़ब्ल ही बीजों को राइजोबियम महलूल या सुफूफ लगाया जाता है। बोने के बाद राइजोबियम जरासीम पौधों में दाखिल होते हैं। इस तरीक़े को राइजोबियम वैक्सीनेशन कहते हैं। ये तरीक़ा फलीदार पौधों के अलावा अनाज और दूसरी फसलों के लिए नाइट्रोजन की फराहमी में फ़ायदेमंद होता है। तो अब आप लोगों को वैक्सीनेशन पता है, वैक्सीनेशन यानी कि टीका लगाना है ना। हम टीका क्यों लगाते हैं, जैसा पोलियो वैक्सीन है, उसी तरीके से टाइफाइड के हैं और दूसरे बहुत सारे टीके डॉक्टर लगाता है बच्चों को। क्यों, वो बीमारी आने से पहले उन्हें क्या दी जाती हैं, वैक्सीन्स दिए जाते हैं। तो उसी तरीके से बोने से क़ब्ल, फसल लगाने से पहले जो बीजों हैं, बीजों को राइजोबियम महलूल में, या राइजोबियम जो बैक्टीरिया है उनका सुफूफ, उनके महलूल क्या है, इसमें उनको भिगो दिया जाता है और तो वो बीजों के अंदर क्या हो जाएगा, राइजोबियम जरासीम अब चिपक गए हैं। अब जैसे ही हम इन्हें क्या करेंगे, बो देंगे, तो ये राइजोबियम जरासीम पौधों में क्या हो जाएंगे, दाखिल हो जाएंगे और यही तरीक़े को हम राइजोबियम वैक्सीनेशन कहते हैं। तो फलीदार पौधों के अलावा जो अनाज है या दूसरी फसलें हैं तो उनके अंदर भी ये नाइट्रोजन को फराहम कर रहा है और ये बहुत ही
फ़ायदेमंद तरीक़ा है। कौन सा? राइजोबियम वैक्सीनेशन, बोने से क़ब्ल राइजोबियम महलूल में या सुफूफ को लगाना। इसके बाद हम देखेंगे ख़मीर, ईस्ट। ईस्ट आप लोगों को पता है ईस्ट क्या होती है। ईस्ट यानी ख़मीर। हम जो है बेकरी वर्ड से जाकर ख़मीर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है बेज़वील, लंबूतरे, शफ़ाफ़ फफूंद के खुलियात हमें क्या है नज़र आ रहे हैं। तो ये ईस्ट ख़मीर के तैयार होने वाले खुलियात हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो ख़मीर है यहाँ पर एक जो बड़ा पार्ट दिख रहा है और एक छोटा सा हिस्सा। तो जो बड़ा है वो उसकी पेरेंट है। ये पेरेंट के ऊपर एक टाइप का उभार निकल कर आ गया है, जो कली निकल कर आ गई है। इसको हम क्या कहते हैं? कलियाओ यानी कि बडिंग। बडिंग ये एक गैर जिनसी तरीक़ा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये किस तरीक़े से फफूंद, ईस्ट एक किस्म की, ख़मीर एक किस्म की क्या है? फफूंद है। और ये फफूंद किस तरीक़े से बढ़ती है? बडिंग के तरीक़े से, कि पेरेंट के ऊपर एक किस्म की कली आ जाती है और ये कली क्या होती है? डेवलप होती है। और जैसे ही वो बड़ी हो जाएंगी फिर वो उसकी मदर से अलग हो जाएंगी, पेरेंट से डिटैच हो जाएंगी और अपनी आज़ादाना ज़िंदगी गुजारेंगी। अफजाइश नस्ल के इस गैर जिनसी तरीक़े को हम क्या कहते हैं? बडिंग, कलियाओं कहते हैं। ख़मीर क्या है? ख़मीर कार्बनी मादों पर नशोनुमा पाने वाला गैर कफ़ील खुर्दबीनी जानदार है। ख़मीर क्या है? कार्बनी मादों पर नशोनुमा पाने वाला गैर कफ़ील खुर्दबीनी जानदार है, जो फफूंद के ग्रोह से ताल्लुक़ रखता है। ख़मीर एक यकक़ल्बी फफूंद है। ईस्ट क्या है? जो ईस्ट हम क्या है केक में और बेकरी प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं, वो एक किस्म की फफूंद है। इसके तकरीबन 1500 अनवा पाए जाते हैं। ख़मीर का खुलिया वाज़ेह मरकज़ बरदार होता है, यानी इसके अंदर हमें देखो खलिए माया नज़र आ रहा है, मरकज़ा है, खलवी दीवार है, यानी ये यूकैरियोटिक सेल है। क्या याद रखना है आपने? ख़मीर यानी कि ईस्ट क्या है? एक यकक़ल्बी फफूंद है। इसके तकरीबन 1500 अनवा है। ये यूकैरियोटिक होती है। इसकी जो अफजाइश नस्ल है ये गैर जिनसी तौलीद का एक तरीक़ा है, जिसे हम बडिंग कहते हैं, कली का आना। कलियाओं के तरीक़े से ये डेवलप होती है। अब यहाँ पर दर्ज बाला तजुर्बे में शक्कर के महलूल में कार्बनी मादे की वजह से ख़मीर की नशोनुमा होती है। जो एक्टिविटी आप लोगों को दी गई है आप पढ़ लीजिए यहाँ पर किस तरीक़े से ख़मीर बनती है और वो ख़मीर तेज़ी से अफजाइश होती है। ख़ुद की नशोनुमा करते वक्त ख़मीर के खुलियात महलूल में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील करते हैं। यानी कि शक्कर का जो महलूल था उसके अंदर ख़मीर के खुलियात ने क्या किया है? कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल में, अल्कोहल यानी शराब है, इथाइल अल्कोहल, और कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हुई है। ये जो है शराब बनाने का तरीक़ा है। तो इस अमल को हम फर्मेंटेशन यानी कि तख़मीर का अमल कहते हैं। तो ये आप लोगों को जो है वो 10th में एनारोबिक रिस्पायरेशन के अंदर डिटेल में दिया गया है। बस आप इतना याद रखें कि अल्कोहल जब बनता है तो क्या है कि जो शुगर है वो कार्बोहाइड्रेट जो है मौजूद वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होती है। ग्लूकोज शक्कर, कार्बोहाइड्रेट जो है वो अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या है? C2H5OH, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे खारिज होती है। ये अमल को फर्मेंटेशन तख़मीर कहते हैं, जिसके अंदर जो सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया नाम की जो ख़मीर है वो इस्तेमाल होती है। क्या आप जानते हैं, यानी कि अभी जो आप लोगों की एक्टिविटी थी वो एक्चुअल में है क्या, ये देखेंगे। शक्कर के कारखाने से मरबूत अक्सर अल्कोहल भी तैयार किया जाता है। यानी शक्कर के कारखाने में शक्कर बनती है, उसी तरीके से अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, शराब भी बनता है। गन्ने के रस का राब निकलता है, इसमें भी काफ़ी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गन्ने का जो रस निकाल देते हैं, इसके बाद जो वेस्ट बच जाता है इसे हम क्या है? राब कहते हैं। इसमें भी काफ़ी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट है। राब में कौन सी ईस्ट मिलानी है? अभी जो कहा गया था सैक्रोमाइसिस, पूरा नाम है इसका सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया। सैक्रोमाइसिस ख़मीर मिलाकर इसकी तख़मीर की जाती है। और इस अमल में जो शक्कर की जो कार्बोहाइड्रेट है, शक्कर कौन सी है? ग्लूकोज है, C6H12O6। ये काय में तब्दील हो जाएंगी? इथाइल अल्कोहल, C2H5OH।
और ईस्टर और दूसरे अल्कोहल जैसे जैली हासिलात भी हमें हासिल होते हैं। इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल शराब है, से स्प्रिट, अल्कोहल और दूसरी कीमियाई जात भी हासिल होती है। इथेनॉल एक आला दर्जे का ईंधन है। इथेनॉल का, इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल हम ईंधन के तौर पे करते हैं। ये आला दर्जे का ईंधन है, इससे धुआं पैदा नहीं होता। अब यहाँ पर जो इथेनॉल हमने बनाया है वो हमने गन्ने के राब का इस्तेमाल किया है। तो मकई का, जौ यानी बार्ली, दूसरे अनाज का इस्तेमाल करके भी हम इथेनॉल बना सकते हैं। अंगूर के रस में मौजूद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज शक्कर की भी ईस्ट की मदद से तख़मीर की जाती है और हासिल होने वाली अल्कोहल से वाइन बनाई जाती है। आप लोगों को वाइन पता है, शराब की किस्म है। तो ये अंगूर के रस में जो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, इसमें क्या है, ईस्ट डाली जाती है और फिर उसके बाद उसे तख़मीर का अमल, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जो है वाइन बनाई जाती है। यहाँ पर आपको फिगर में इस सैक्रोमाइसिस खमीर दिया गया है। आप लोग डायग्राम भी अच्छे से याद रखें। अगर सलाख नुमा आपको नीलगू कलर के नज़र आए तो वो क्या थे, लैक्टोबैसिलाई। ये क्या है, सैक्रोमाइसिस। हयाती इंसदादी तदाबीर, बायो रेमिडिएशन। पाम तेल की तैयारी के दौरान हासिल होने वाले जहरीले मादे, दूसरी कुछ सनती आमाल के दौरान खारिज होने वाली भारी धातें, नमक वगैरह जज्ब करने के लिए यरोविया लिपोलाइटिका तख़मीर का इस्तेमाल किया जाता है। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी खमीर आर्सेनिक जहर को जज्ब करते हैं। उसी तरीके से अल्किनोबोरेक्स नामी जरासीम का इस्तेमाल करके समंदर में तेल के रिसाव को साफ किया जाता है। क्या कहा जा रहा है, बायो रेमिडिएशन यानी क्या है, पाम तेल अगर तैयार हो रहा है तो इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा जहरीली चीज़ें बनेंगी। तो भारी धातें, नमक, ये वो, जिसकी वजह से पोल्यूशन फैल रहा है, इन तमाम चीज़ों को जज्ब करने के लिए हम कौन सी तख़मीर का, कौन सी ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, यरोविया लिपोलाइटिका। याद रखें, भारी धातुओं को जज्ब करने के लिए यरोविया लिपोलाइटिका। उसी तरीके से आर्सेनिक जहर को जज्ब करने के लिए सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। और समंदर में तेल का रिसाव यानी क्या है कि पेट्रोल वगैरह है जो समंदर में पाइपलाइंस वगैरह है, कभी लीकेज हो जाए, या उसी तरीके से जो जहाज़ तेल लेकर जा रहे हैं उनका कुछ हादसा हो जाए, पूरा तेल क्या हो जाता, समंदर पे पानी पर फैल जाता है। तो जो आबी हैवानात हैं वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो पानी से तेल को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, पानी के सरफेस पे समंदर के अंदर क्या है, अल्कैनोबोरेक्स नामी जरासीम को डाल देते हैं। तो ये पूरे समंदर का जो तेल है उसको क्या कर लेते हैं, ये जज्ब कर लेते हैं। इस तरीके से पानी साफ हो जाता है। तो तीनों के नाम आप याद रखें, यरोविया लिपोलाइटिका, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी एंड अल्किनोबोरेक्स। नेक्स्ट है जिद हयातिया, एंटीबायोटिक्स। ये नाम आप लोगों ने सुना है। जरासीम और फफूंद से हासिल होने वाले कार्बनी मुरक्कबात नुकसानदा खुर्दबिनी जानदारों का खात्मा करके इनकी नशोनुमा को रोकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स, जिद हयातिया क्या है, जरासीम और फफूंद से हासिल करते हैं हम, और ये नुकसानदा खुर्दबिनी जानदारों को ख़त्म करते हैं। इन्हें हम जिद हयातिया कहते हैं। एंटीबायोटिक्स, जिद हयातिया ये जरासीम और फफूंद से हासिल करते हैं जो नुकसानदा खुर्दबिनी जानदारों को ख़त्म करते हैं। 20वीं सदी में आजकल उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इलाज और मुआलजे में इनकलाब आया है। चंद ममालिक से तो तिब्बत यानी कि टीबी मर्ज पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। किसकी बदौलत, एंटीबायोटिक्स की। जिद हयातिया ख़ास तौर पर जरासीम के ख़िलाफ़ अमल करते हैं। कुछ जिद हयातिया प्रोटोजोआ को हलाक कर सकते हैं। कुछ जिद हयातिया कई किस्म के जरासीम के ख़िलाफ़ मुफीद साबित होते हैं। यानी कि कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी है जो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों, जो जरासीम हैं, इनके ख़िलाफ़ मुफीद साबित होती हैं। इन्हें हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल याद रखें, एम्फिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। मर्ज़ की अलामात ज़ाहिर होने के बावजूद मर्ज़ के जरासीम नहीं मिलते। यानी कि मर्ज़ तो हमें पता चल गया है कि इसकी अलामत ये हैं, लेकिन
ये इस मर्ज़ में कौन से जरासीम है, कौन से बैक्टीरिया ने इन्हें इफ़ेक्ट किया है, जब हमें ये पता नहीं चलता तो तब हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब मर्ज़ का सबब हमें पता चल जाता है और ये मालूम हो जाता है यकीनन ये जो मर्ज़ है ये इस खुर्दबिनी जानदार की वजह से लाक हो गया है, तब हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो नैरो स्पेक्ट्रम के एग्जाम्पल हैं पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन। तो यहाँ पे याद रखें ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम दोनों में क्या फ़र्क है। जब हमें मर्ज़ की अलामत तो ज़ाहिर हो गई, लेकिन हम यहाँ पर यकीनी तौर से ये मर्ज़ के जरासीम कौन से हैं, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, ये एंटीबायोटिक ये वो सब दे देंगे। यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती है। और जब हमें यकीनी तौर पर पता है कि यही खुर्दबिनी जानदार की वजह से ये बीमारी लाक हुई है, तब हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब है इदारों के काम। पूना में 1952 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का क़याम अमल में आया। ये इदारा आलमी सेहत की तंजीम की मदद से बुखार, खसरा, यरखान और फेफड़ों के अमराज पर तहक़ीक़ कर रहा है। अब पेनिसिलिन के बारे में देखिए। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है, ज़िद हयातिया है। पेनिसिलियम नामी फफूंद से हासिल होने वाला ज़िद हयातिया का ग्रोह है। ये कौन सी फफूंद से? पेनिसिलियम से हासिल होने वाला एक ज़िद हयातिया एंटीबायोटिक्स का एक ग्रुप है। इसका इस्तेमाल, पेनिसिलिन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? स्टेफिलोकोकाई, क्लॉस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकाई ये जरासीम के ज़रिए जो भी मुताद्दी अमराज होते हैं इनको काबू करने के लिए पेनिसिलिन का इस्तेमाल करते हैं। कान, नाक, हलक, जिल्द को इन जरासीम से होने वाले अमराज, इसी तरह निमोनिया है, स्कारलेट फीवर है, इनके इलाज के लिए भी पेनिसिलिन मिली हुई दवाएं कारगर साबित होती है। अब होशियार रहें, यानी कि आप लोगों को अभी एंटीबायोटिक्स की इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो अपने दिल से क्या है, किसी को भी कौन सी भी हम एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते। ज़िद हयातिया हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। दवा की दुकान से बग़ैर डॉक्टर की चिट्ठी के कोई भी ज़िद हयातिया ना मांगिए। यानी गए हैं डॉक्टर की दुकान, मेडिकल पे, हमें ये एंटीबायोटिक्स चाहिए, टीबी हो गया तो ये दे दो, टाइफाइड हो गया तो ये दे दो, इस तरीक़े से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हलक का दर्द है, सर्दी है, खांसी है, इन्फ्लुएंज़ा है, तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करें। खुराक मुकम्मल होने से क़ब्ल ही अगर तबीयत ठीक हो जाए तब भी तजवीज़शुदा खुराक मुकम्मल कीजिए। यानी कि अगर डॉक्टर ने क्या है 5 दिन की, 6 दिन की, 3 दिन की, जो भी क्या दिया है आप लोगों को एंटीबायोटिक्स अगर दिया है, तो हम क्या करते हैं, 1 दिन में 2 दिन में अगर तबीयत ठीक हो गई तो वो एंटीबायोटिक्स पूरे तरीक़े से नहीं लेते और उसको रुका देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जितने भी दिन की तजवीज़शुदा खुराक है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। आपको फ़ायदा पहुंचाने वाले ज़िद हयातिया की सिफारिश दूसरों से मत कीजिए। यानी कभी कभार ऐसा है कि किसी को दर्द है, सर्दी, खांसी, खुजली हो रही है, इन्फ्लुएंज़ा है, हलक का दर्द है, या और दूसरी कोई भी क्या है प्रॉब्लम हो गई है, तो डॉक्टर ने क्या किया, सपोज़ कि 20 साल का एक पर्सन है और उसको ये दवाएं लिखी गई है, दी गई, प्रिस्क्राइब किया है उसने और उससे फ़ायदा भी हो गया। तो हम क्या करते हैं कि अगर सामने वाला है उसे भी सर्दी खांसी हो रही, तो हम क्या कहते हैं कि ये दवाएं आप ले लीजिए, इससे फ़ायदा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि एक एंटीबायोटिक से अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो उससे दूसरों को भी फ़ायदा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो कोई भी ज़िद हयातिया की सिफारिश दूसरों से नहीं करनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे साइंसदानों का तारुफ है। डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपको नज़र आ रहे हैं। सेंट मैरी अस्पताल में खुर्दबिनी हयातियात के प्रोफेसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपनी तजुर्बागाह में कांच की तश्तरियों में अलग अलग किस्मों के खुर्दबिनी जानदारों और फफूंद की अफजाइश की थी। 3 सितंबर 1928, याद रखें 3 सितंबर 1928 को फ्लेमिंग यानी जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, जब स्टेफिलोकोकाई किसकी स्टडी कर रहे थे, उन्होंने स्टेफिलोकोकाई ये जरसूमे का मुशाहिदा कर रहे थे, तब एक तश्तरी में उन्हें अजीब चीज़ नज़र आई। इस तश्तरी में फफूंद के नुक्ते बड़े हुए थे, लेकिन इन नुक्तों के इर्द गिर्द की जगह बिल्कुल साफ़ हो गई थी, यानी खुर्दबिनी जानदार मुकम्मल तौर से ख़त्म हो गए थे। तो जो फफूंद थी
वो कौन थी? पेनिसिलियम। ये पेनिसिलियम से खारिज होने वाले इफराज से खुर्दबीनी जानदार ख़त्म हो गए थे। इस बात को उन्होंने बहुत तजुर्बात करने के बाद साबित किया। यानी इन्हों तो स्टडी काय पे कर रहे थे? स्टेफिलोकोकाई पे कर रहे थे, और इन्होंने हादसाती तौर पर जो है वो क्या दरियाफ्त कर लिया? पेनिसिलियम। यानी जो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक जो है ये हादसाती तौर पर क्या हो गई है? वजूद में आई, दरियाफ्त हुआ। हादसाती तौर पर दुनिया का पहला एंटीबायोटिक कौन है? पेनिसिलिन है। इसके ज़रिए मुख्तलिफ लाइलाज बीमारियों पर काबू पाने का बुनियादी काम हुआ है। हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए ज़िद हयातिया की दरियाफ्त करने वाले मुहक़्क़िक़ जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इनका एहसान हमेशा हम पर रहेगा। तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ज़िद हयातिया एंटीबायोटिक्स के बारे में। मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया और फफूंद के ज़रिए हासिल करदा ज़िद हयातिया की वजह से इंसान और दीगर हैवानात के कई अमराज पर काबू पाया जा चुका है। यहाँ पर आपको एंटीबायोटिक्स के नाम दिए गए हैं, आप याद रखें। पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, बेसिट्रेसिन, इरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन्स, वैंकोमाइसिन। ये ज़िद हयातिया की मुख्तलिफ़ किस्म का इस्तेमाल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ किया जाता है। तिपेदिक यानी कि टीबी के ख़िलाफ़ रिफामाइसिन ये बहुत ही मौसर साबित होता है। सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे। चूंटियाँ अपने घर में फफूंद की नशोनुमा करके इससे ग़िज़ा हासिल करती है। यानी चूंटियाँ क्या करती हैं? अपने घरों में फफूंद की नशोनुमा करती है और उसे ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करती है। बाज़ किस्म के भंवरे और कीड़े दरख्त के तनों पर उगने वाली फफूंद पर अंडे देकर लार्वों की ग़िज़ा का इंतज़ाम करते हैं। अब तक हमने यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देख चुके हैं। अब हम नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे। फफूंद यानी फंगाई। हवा में फफूंद के खुर्दबीनी बजरे पाए जाते हैं। रुतूबत मिलने पर ये सूती कपड़ों, टाट, चमड़े की अशिया, लकड़ी जैसी कार्बनी अशिया पर नशोनुमा पाते हैं। हम देखते हैं कि अगर सूती कपड़े हैं, चमड़ों के बेल्ट है, जूते हैं, ये क्या हो जाते हैं? ख़राब हो जाते हैं, उनके ऊपर फफूंद लग जाती है, क्योंकि हवा में फफूंद के खुर्दबीनी बजरे पाए जाते हैं और रुतूबत मिलते ही ये नशोनुमा पा लेते हैं। फफूंद के रेशे इन अशिया में गहराई तक दाखिल होकर ख़ुद की नशोनुमा और अफजाइश करते हैं और इस अमल में अशिया कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए फफूंद लगे हुए कपड़े, टाट, चमड़े की चप्पलें, जूते, पैकेट, बेल्ट ये ज़्यादा दिनों तक अच्छे नहीं रहते। इसी तरह लकड़ी की अशिया भी ख़राब हो जाती है। अभी कोरोना वायरस के चलते हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो फ़ोटोज़ वायरल हो रही थी। काहे की है? जो मॉल्स वगैरह हैं उसके अंदर बेल्ट, उसी तरीके से कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल है, बैग्स हैं, उन सब के ऊपर क्या है? फफूंद लग गई है। तो ये नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार होते हैं। बाज़ वक्त वालिदा अचार या मरब्बे का मर्तबान खोलती हैं तो इसमें काला सफ़ूफ़ और कभी सफ़ेद तहें नज़र आती। यानी कि अचार पे भी हम देखते हैं क्या? फफूंद आ जाती है, उसे हम जनरल ज़बान में बुरसा आ गया ऐसा कहते हैं। अचार, मुरब्बे, जेली, सॉस, चटनियाँ जैसे गीली ग़िज़ा में भी फफूंद की मुख्तलिफ़ किस्में नशोनुमा पाती हैं। ये ग़िज़ा से तग़ज़ियाती मादे जज़्ब करके ख़ुद की नशोनुमा और अफजाइश करते हैं। इस अमल के ज़रिए फफूंद से माइकोटॉक्सिन्स नामी जहरीले कीमियाई मादे ग़िज़ा में शामिल होकर ग़िज़ा को जहरीले बनाते हैं। याद रखिए कि जब भी जो अचार है, सॉस है या जो भी चटनियाँ वगैरह हैं ये ख़राब हो गई, इस पर फफूंद लग गई है, इसे बुरसा आ गया है, इसका मतलब क्या है कि फफूंद से जो माइकोटॉक्सिन नामी जहरीला मादा है ये तमाम चीज़ के अंदर वो शामिल हो गया है और ये ग़िज़ा इससे जहरीली हो गई है। तो ऐसी फफूंद लगी हुई ग़िज़ा अब खाने के काबिल नहीं रही, इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है क्लॉस्ट्रीडियम। किसी तकरीब में खाना खाने पर कुछ लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं कि तो अचानक ये ग़िज़ा जहरीली कैसे हो गई है। पकी हुई ग़िज़ा को ख़राब करने वाले ये जरासीम क्लॉस्ट्रीडियम हैं।
यानी फूड पॉइजनिंग के जो ज़िम्मेदार जरासीम है वो क्लॉस्ट्रीडियम है। इस जरसूमे की तकरीबन 100 किस्मों में से कुछ मिट्टी में आज़ादाना ज़िंदगी गुजारती हैं, तो कुछ किस्में इंसान और दूसरे हैवानात के ग़िज़ाई नाली में पाई जाती है। ये जरसूमे सलाखनुमा होते हैं और साजगार हालात में ये बोतल की शक्ल के इंडोस्पोर्स तैयार करते हैं। इनकी खासियत ये है कि हवा के ऑक्सीजन का आम तनासुब बर्दाश्त नहीं करते और गैर ऑक्सीजनी हालात में नशोनुमा पाते हैं। तो बस आप याद रखें, फूड पॉइजनिंग के लिए क्लॉस्ट्रीडियम जिम्मेदार होते हैं। ये हवा में भी पाए जाते हैं, मिट्टी में भी हैं, इंसान और हैवानात के ग़िज़ाई नाली में भी पाए जाते हैं और ये गैर ऑक्सीजनी हालात में नशोनुमा पाते हैं। यहाँ पे आपको क्लॉस्ट्रीडियम की किस्में दी गई हैं, इनके नाम याद रखें। क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम एंड क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइड। इसके बाद दूसरे खुर्दबीनी जानदार क्या है? दूसरे कई किस्म के खुर्दबीनी जानदार जैसे वायरसेस है, प्रोटोजोआ है, फफूंद है, इनकी वजह से इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज बीमारियाँ होती हैं। ये जरासीम बनिस्बत बहुत ही छोटे होते हैं, हमें नज़र नहीं आते, तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आजकल तो जो आप लोगों को मालूम है कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये वायरस भी क्या है, एक नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़, हमारी रूटीन लाइफ जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब करके इसने रख दिया है। तो चलिए देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के खुर्दबीनी जानदार कौन से हैं। सबसे पहले मर्ज़ का नाम देखें, एड्स। आप अपनी किताब में भी यह देख सकते हैं। एड्स वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है। इसका फैलाव एड्स के मरीज़ के जिस्म का खून है, मादे मनविया है, माँ के दूध से भी फैल सकता है एड्स। इंजेक्शन और सुइयों का बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसी तरीक़े से महफूज जिनसी ताल्लुक़ से एड्स से बचा जा सकता है। यरखान है, वायरल बीमारी है, ये भी आलूदा पानी से ग़िज़ा से होती है। इसका तदारुक क्या है कि साफ़ छना हुआ पानी इस्तेमाल करें, ग़िज़ा को ढक कर रखें। इन्फ्लुएंज़ा फ्लू जिसे कहते हैं हम, खांसी बुखार सर्दी होती है, ये भी वायरल है। ये मरीज़ से अगर कांटेक्ट में आ गए हैं, कोई छींक रहा है, खांस रहा है, तो उस वजह से होती है। मरीज़ से रब्त ना रखें, सफाई का ख्याल रखें। खसरा है, छोटी चेचक है, ये भी वायरल बीमारी है, मरीज़ से रब्त की वजह से है। जरासीम से पाक पानी रखें, साफ़ ग़िज़ा का इस्तेमाल करें और टीके लें। बर्ड फ्लू H7N9 वायरल बीमारी है, मर्ज़ के शिकार परिंदे और जानवर का इस्तेमाल करने के वजह से होती है। उसी तरीक़े से इसमें स्वाइन फ्लू H1N1 ये भी वायरस की वजह से है। तो इसका तदारुक क्या है, सफाई और अच्छी तरह से पकाया हुआ गोश्त का इस्तेमाल करें। डेंगू या डेंगू बुखार जिसे कहते हैं, ये मच्छर के डंक की वजह से होता है, ये भी वायरस की वजह से फैलता है। अतराफ़ अकनाफ की सफाई रखें, पानी को ठहरने ना दें, उसी तरीक़े से मच्छरों का ख़ात्मा करें। निमोनिया ये जरासीम है की वजह से होती हैं। जरासीम की वजह से मतलब बैक्टीरिया की वजह से होती है, याद रखें। मरीज़ के ज़रिए हवा में शामिल होने वाले मुहीन ख़तरात, मुहीन यानी बारिश ख़तरात अगर हवा में शामिल हो गए, इस वजह से निमोनिया होगा। इसका टीका लगाते हैं और मरीज़ से दूर रहना चाहिए। जुज़ाम की बीमारी है जिसे लैप्रेसी कहते हैं, ये भी बैक्टीरियल है। मायोबैक्टीरियम लैप्री से जो है वो फैलती हैं। मरीज़ से तवील अरसे तक अगर करीबी ताल्लुक़ रखें तो इसका फैलाव होता है। तदारुक ये है कि मरीज़ से रब्त और इसके अशिया के इस्तेमाल से बिल्कुल परहेज़ करें। हैज़ा ये भी जो है बैक्टीरियल बीमारी है, जरासीम से होती है, आलूदा ग़िज़ा और आलूदा पानी से है। तो ग़िज़ा को साफ़ सुथरा रखें, पानी की भी सफाई का ख्याल रखें। मलेरिया मच्छर के काटने से है, डंक से, गंदा माहौल है, ये प्रोटोजोआ की वजह से है। प्रोटोजोआ कौन है इसमें, प्लाज्मोडियम, याद रखें। और मादा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। माहौल की सफाई है, पानी जमा ना होने दें और मच्छरों की रोकथाम करें। उसी तरीक़े से हैं बालों में बफ़ा, दाग, जिल्द पर धब्बे। तो बालों में बफ़ा का मतलब क्या होगा कि जो कहते हैं ना कि बाल उस एरिया के क्या हो जाते हैं, चल जाते हैं, चई लगना जिसे कहते हैं, या दाद है स्किन के ऊपर, जो है जिल्द पर धब्बे हैं, तो ये सब फफूंद की वजह से, फंगस की वजह से होता है, रिंग वॉर्म जिसे कहेंगे। तो मरीज़ और इसके अशिया से रब्त है, यानी कि अगर किसी को क्या है, किसी की स्किन के ऊपर है तो
रिंग वर्म्स आ रहे हैं या खुजली हो रही है और उसी के कपड़े इस्तेमाल करे हैं, ग्लव्स है, उसी का सॉक्स है, उसी तरीके से एक दूसरे के टॉवल्स है, तो ऐसी चीज़ इस्तेमाल करने से हमें क्या है, रुकना चाहिए। अपनी सफाई का ख्याल रखना चाहिए और इस तरह के मरीज़ से ज़्यादा रब्त नहीं रखना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ पर इस चैप्टर का एंड हो रहा है। अचार के मुरत्तबान की अंदरूनी सतह को नमक लगाते हैं और अचार पर तेल की तह होती है, इसकी क्या वजह है? दूसरा सवाल, बाज़ार में मिलने वाली ग़िज़ाई अशिया की हिफाजत के लिए इनमें कौन सी तहफ़्फ़ुज़ी अशिया मिलाई जाती है? मुख्तलिफ़ नबातात और हैवानात को फफूंद की वजह से होने वाले कुछ फ़ायदे मालूम कीजिए। चौथा है दगड़ फूल, लाइकेन जिसे कहते हैं। मसाले की साख्त कैसी होती है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? जो हम क्या है लाल मिर्च बनाने में दगड़ फूल का इस्तेमाल करते हैं, लाइकेन है एक टाइप की, फिगर आप लोगों को यहाँ दी गई है। और पांचवा लास्ट क्वेश्चन है, वही ग़िज़ाई अशिया ख़रीदें जिनकी कवर पर तैयारी और ख़राब होने की तारीख छपी हो। तो दिमाग पर जोर दीजिए और इसकी आंसर हमें ज़रूर बताइए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और जो 8वां सबक है आप लोगों का फ़ायदेमंद और नुकसानदा खुर्दबीन जानदार, ये हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस सबक को आप मुकम्मल तरीके से पूरा देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, बार बार रिपीट करके देखें, क्योंकि इसका कंटिन्यूएशन जो है आपको 10th में भी है और 12th में भी है। उसी तरीके से जो एंटीबायोटिक्स हो गए हैं, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, नैरो स्पेक्ट्रम है, और दूसरे जो भी नेम्स आप लोगों को यहाँ पे दिए गए हैं वो भी अच्छे तरीके से बार बार लिख कर याद करें। क्लॉस्ट्रीडियम के नेम्स आप लोगों को दिए गए हैं, उसी तरीके से जो फिगर्स है वो भी आप याद रखें कि कौन सी चीज़ की कौन सी फिगर है, ये बिल्कुल आप अच्छे से याद रखें। कोई डाउट है तो हमें ज़रूर पूछें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अल्फैज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।